1 अप्रैल को कांग्रेस के किसान कॉल सेंटर की शुरुआत हुई थी। वहीं कांग्रेस की हेल्प डेस्क की तोड़ में सीएम शिवराज ने आज किसानों से संवाद किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भर के 125 किसानों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी। सीएम शिवराज सिंह भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों से सीएम फसल बीमा योजना, फसल नुकसान के सर्वे को लेकर आने वाली अड़चनें, नामांतरण पर चर्चा की। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की किसानों से सीएम शिवराज सिंह के संवाद करने पर प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया शिवराज सिंह सिर्फ संवाद करते हैं, काम नहीं करते, जबकि कमलनाथ सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया था। कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना ने कहा कि शिवराज सिंह नौटंकी बंद करें और किसानों के हक में काम करें। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया, इसीलिए देश भर से कांग्रेस साफ हो गई। बीजेपी प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय ने कहा, सीएम शिवराज सिंह ने लगातार 15 साल तक किसानों से संवाद किया और यह संवाद आज भी जारी है। बात करते हैं, काम कुछ करते नहीं है। यही प्रधानमंत्री जी करते हैं और यही मुख्यमंत्री जी करते हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने जब कॉल सेंटर चालू किया, जब शिकायतें आ रही हैं कि खरीदी नहीं हो रही है, एमएसपी पे खरीदी नहीं हो रही है और भुगतान नहीं हो रहे हैं, तब हमने यहाँ कॉल सेंटर चालू किया। माननीय कमलनाथ जी ने यहाँ कॉल सेंटर चालू कराया, तो अब शिवराज जी को किसानों की याद आ गई और आज जाके वो संवाद करने लगे। मैं समझता हूँ कि इस तरह का काम, इस तरह की नोटंकी, इस तरह का पाखंड शिवराज जी बंद करें और वास्तव में किसानों के हक में काम करें। हर स्तर पर किसानों को सपोर्ट किया गया है और इसीलिए लगातार संवाद आज भी जारी है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया था और इसीलिए देश भर में कांग्रेस पार्टी साफ हुई है। अब देश में अगर कहीं कुछ उनको लगता है कांग्रेसियों को कि किसान लोग कोई आंदोलन कर रहे हैं, तो पीसीसी में उन्होंने एक नोटंकी शुरू की है जहां पर बैठने वाला भी कोई नहीं है। और ऐसे में अगर वो शिवराज सिंह जी जैसे कृषि हितैषी आदमी की ओर उंगली उठाते हैं तो कांग्रेसियों की मती मारी गई है, ऐसे ही कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मिशन अर्थ कार्यक्रम के तहत प्रदेश को गौशालाओं, हितग्राही मूलक पशु आश्रयों, चारागाह विकास कार्यों और विद्युत उपकेंद्रों की सौगात दी। इसके साथ ही अत्याधुनिक सीमन प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया। भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 33 विद्युत उपकेंद्रों का लोकार्पण और 4 उपकेंद्रों का भूमि पूजन किया। इन 37 उपकेंद्रों की कुल लागत 1530 करोड़ रुपए है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अलग अलग ग्राम पंचायतों में 260 करोड़ रुपए की लागत से बनी 985 सामुदायिक गौशालाओं का लोकार्पण और 50 करोड़ रुपए से बनने जा रही 145 सामुदायिक गौशालाओं का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह ने कहा, प्रदेश में विकास की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। किसानों की बात करते हुए कहा, किसानों का कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और समर्थन मूल्य पर किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। मुझे प्रसन्नता है, हमने आगर में पहला गो अभयारण्य बनाया था। इसके बाद रीवा जिले में एक बना। उसके अतिरिक्त 921 गौशालाओं का संचालन प्रारंभ हो गया है। 600 से अधिक गौशालाएं स्वयंसेवी संस्थाएं चला रही है। 1,66,000 से अधिक गायों का संरक्षण किया जा रहा है। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजगार का इंतजाम हर एक के लिए हो। इसके बिना काम नहीं चलने वाला और इसलिए ये मिशन अर्थ है हमारा। और इस मिशन के अंतर्गत परिवारों को, व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने कई चीजें तय की है। मिशन अर्थ का मतलब क्या है? रोजगार मिले, कमाई बढ़े और इसलिए एक नहीं आने को प्रयास। आज हमारा संकल्प है कि हमारे किसान उत्पादन संगठन और हम बढ़ाते चले जाएंगे। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार इनको सहायता देगी और इनके कृषि उत्पाद
केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरी दुनिया में धूम मचाए, इसका हम प्रयास करेंगे। प्रदेश में बढ़ते संक्रमण के बीच सीएम शिवराज सिंह ने जनता को एक बार फिर सख्त संदेश दिया। मिशन अर्थ कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज सिंह ने कहा, कोरोना से लड़ाई अभी जारी है। ये लड़ाई सरकार अकेले नहीं लड़ सकती, हम सबको मिलकर लड़ना है। उन्होंने कहा, कोरोना को मजाक में ना लें, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए भीड़ वाले कार्यक्रम ना करें। सीएम शिवराज ने कहा कि अस्पताल और बिस्तर बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं, हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, इससे अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। आप सब मास्क लगाएं, अपने लिए, अपनों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए। इसको हल्के में ना लें, इसको मजाक में ना लें। मैं लॉकडाउन नहीं लगाना चाहता, क्योंकि अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाती है, गरीब बेरोजगार हो जाता है, काम धंधे ठप हो जाते हैं। इसलिए आप सबसे अपील है कि सहयोग करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक तरफ जनता से अपील कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि जो लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं उनका इलाज क्या है। एक तरफ सरकार ने जनता से रंग पंचमी घर पर मनाने की अपील की थी, तो वहीं नेता नियम कायदों को ताक पर रखकर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इस लिस्ट में नाम आता है बीजेपी विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी का, और उसके बाद कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का भी, जो रंग पंचमी पर कोरोना गाइडलाइन की जमकर अनदेखी करते नजर आए। सुजालपुर के अवंतीपुर बड़ोदिया में बाबा गरीबनाथ धाम पर परंपरागत मेले को प्रशासन ने तो स्थगित कर ही दिया था। इसके बावजूद हजारों लोग मेले में इकट्ठा हो गए। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी भी मेले में पहुंच गए। हैरानी की बात तो यह रही कि यहां पर जिला प्रशासन मौजूद था। अब जो भी लोग, कोई भी हो, जो गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको लेकर क्या सख्ती बरती गई, और गाइडलाइन पालन कराने के लिए क्यों नहीं कहा जा रहा है, क्यों वो मूक दर्शक बने रहे। तो वहीं बीजेपी विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी के बाद कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी भी रंगपंचमी पर कोरोना गाइडलाइन की जमकर अनदेखी करते नजर आए, जैसा कि आपने तस्वीरों में भी देखा। अब कांग्रेस जहां बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं अपने विधायक का बचाव भी कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह ने मेरा घर मेरी होली का आह्वान किया था, लेकिन उन्हीं के नेताओं ने सबसे ज्यादा उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग संस्कृति को ना जाने कहां ले जाकर छोड़ना चाहते हैं। वहीं उन्होंने कुणाल चौधरी का वीडियो सामने आने पर कहा, कुणाल चौधरी जहां भाषण दे रहे थे वहां मेला स्थगित हो गया था और प्रशासन भीड़ को रोक नहीं पाई। ऐसे कृत्यों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया जाता है, निश्चित जितनी निंदा की जाए वो कम है। भाई आप जैसा कह रहे हैं कि आदरणीय कांग्रेस पार्टी के विधायक कुणाल चौधरी जी भी किसी मंदिर में कोई मेला आयोजित होता था, वहां पर उस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, वहां पर भाषण दे रहे हैं। वो संस्कृति का एक अंतर है, वो भाषण दे रहे हैं। मेला स्थगित हो गया था, इसके बावजूद भी प्रशासन उसको रोक नहीं पाया और वहां पर काफी लोग पहुंच गए। इसके बाद निश्चित रूप से उन्होंने भी अपनी धार्मिक भावनाओं को प्रसर्ज करते हुए अपनी भावनाओं का बताया है जनता को, उन्होंने बधाई दी है। उन्होंने ऐसा कोई फोड़ नहीं किया जैसा भारतीय जनता पार्टी के प्रद्युमन सिंह लोधी ने किया है। मैं समझता हूं दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया के ट्वीट पर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां ग्वालियर के सांसद विवेक शेजवलकर ने पवैया के ट्वीट का समर्थन किया, तो वहीं कांग्रेस ने इसे सीएम शिवराज सिंह और सिंधिया का दौरा रद्द होने से जोड़कर सियासी हवा दे दी। दरअसल जयभान सिंह पवैया ने तंज कसते हुए ट्वीट किया था, सरकारी गैर सरकारी कार्यक्रमों में संख्या को लेकर वही सख्ती दिखाई दे जो होली के दौरान दिखाई दी थी। ऐसे में विवेक शेजवलकर ने कहा कि जब हम लोगों को उपदेश दे रहे हैं तो पहले हमें पालन करना पड़ेगा। वहीं कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बाद सीएम शिवराज सिंह और सिंधिया का होने वाला दौरा रद्द कर दिया गया, तो कांग्रेस ने भी इससे पवैया के ट्वीट से जोड़ दिया। जो हम अपेक्षा जनता से अगर करते हैं कि सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो, सामाजिक कार्यक्रम नहीं हो, तो हमको भी आदर्श प्रस्तुत करना पड़ेगा और किसी तरह का सरकारी आयोजन नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि सरकार को देख करके, मंत्रियों को देख करके, नेताओं को देख करके तो जनता उनको आदर्श मानती है एक तरह से। तो मेरा मानना है कि इस तरह के कार्यक्रमों से बचना चाहिए और इन पर रोक लगनी चाहिए। हम तो पवैया जी को धन्यवाद देंगे कि कम से कम उन्होंने अपनी पार्टी में रहते हुए इस चीज़ का विरोध किया कि कोई भी इस प्रकार की राजनीतिक बड़ी गतिविधि नहीं हो, किसी प्रकार का कोई
स्वागत का कार्यक्रम ना हो जिससे कि कोरोना संक्रमण फैले। निश्चित रूप से सिंधिया जी के आने के बाद जिस प्रकार से जो भी स्थापित लीडर है, मतलब अनूप जी हों, पवैया जी हों, सबके अस्तित्व को एक बहुत बड़ा खतरा है। और यही कारण है, मुझे लगता है, कि ये पसोपेश की स्थिति सिंधिया जी की बन गई और उन्होंने अपने आगामी दौरे को रद्द किया। तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने वैक्सीनेशन का लक्ष्य भी बढ़ा दिया है। छुट्टी वाले दिन भी वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन नरसिंहपुर जिला प्रशासन की लापरवाही से वैक्सीन यहां पर खत्म हो गई और इस नतीजा ये रहा, जिले भर में कल शाम से ही वैक्सीनेशन पर ब्रेक लग चुका है। वैक्सीनेशन सेंटर से लोग बिना वैक्सीन लगवाए ही वापस लौट रहे हैं। वैक्सीन के स्टॉक को देखते हुए पहले से ही जिला प्रशासन को प्लानिंग करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? जिम्मेदारी किसकी, जवाबदेही किसकी? इस तरह अचानक वैक्सीन खत्म होने से सवाल उठ रहे हैं। क्या शासन और प्रशासन में समन्वय नहीं है या फिर प्रदेश सरकार के पास वैक्सीन की कमी हो गई है? जैसे वैक्सीन उपलब्ध होती है तो हम यहाँ पहुँचा लोग परेशान हो रहे हैं, वापस जा रहे हैं, किसी को सूचना भी नहीं है। सर बाकी तो अनाउंसमेंट भी हो रहा है, आप भी देख रहे हो, सभी जगह से अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि समय भी वैक्सीन लग जाएगी, लेकिन चूंकि अभी वर्तमान में स्थिति ऐसी हो रही है, इसलिए लेकिन आज शाम तक वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी। रतलाम में लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खोले जाने के आदेश के बाद प्रशासन की जमकर किरकिरी हो गई। ऐसे में कलेक्टर ने आनन फानन में लॉकडाउन को लेकर नए आदेश भी जारी कर दिए, जिसमें शराब की दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए गए। दरअसल कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद रतलाम में प्रशासन ने 2 दिनों का लॉकडाउन लगाया। इस दौरान सिर्फ मेडिकल स्टोर और शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई, यानी कोई भी शख्स बेवजह बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन शराब खरीदने के लिए बाहर निकलने पर पाबंदी नहीं थी। ऐसे में आम लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रशासन की जमकर क्लास लगाई और इस अनोखे आदेश के विरोध में पोस्ट डालने शुरू भी कर दिए। विरोध बढ़ा, इसके बाद प्रशासन को शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। 2 दिन तक शराबी बंद है। शहर में या जिले में? नहीं, जहाँ लॉकडाउन है दैट मीन शहर में। बाहर जिलों में कई जगह चालू है, अपने यहाँ बंद कर दी गई, कुछ खास वजह रहेगी? नहीं, इंदौर में बंद है, छिंदवाड़ा में बंद है, जहाँ जहाँ लॉकडाउन है वहाँ मुझे अभी तक रिपोर्टिंग हुई, वो बंद कर दी गई। और फिलहाल वक्त है ब्रेक का। दमोह उपचुनाव में 22 प्रत्याशियों में से ही जनता अपना विधायक चुनेगी। नाम वापसी का समय खत्म हो गया है, जिसके बाद मैदान में कुल 22 प्रत्याशी बचे हैं। निर्वाचन अधिकारी राकेश बरकाम ने जानकारी देते हुए बताया, उपचुनाव में कुल 37 लोगों ने नामांकन किया था, जिनमें से 4 लोगों का फॉर्म स्क्रूटनी के दिन ही निरस्त हो गए थे। बचे हुए 33 प्रत्याशियों में से 11 लोगों ने अपने नाम वापस ले लिए, जिसके बाद अब कुल 22 प्रत्याशी बचे हुए हैं, जिनके भाग्य का फैसला 17 अप्रैल को मतदाता करेंगे। जो प्रमुख पार्टी है, जो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल में भाजपा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, रजिस्ट्रेटेड जो राजनीतिक दल हैं उसमें भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, बुंदेलखंड क्रांति दल, शिवसेना और सपाक्स पार्टी ने फॉर्म भरा हुआ है। कितनी मशीनें लगेंगी? 2 BU की मशीन लगेंगी इसमें। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आग लगने की घटना के 2 दिन बाद पहुंचे वन मंत्री विजय शाह ने जांच कमेटी गठित करने का ऐलान किया। मंत्री विजय शाह ने कहा कि सिवनी पेंच टाइगर रिजर्व की तर्ज पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भी बाघों के लिए स्टेट हाईवे में गलियारा बनाया जाएगा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के एक बड़े क्षेत्रफल में आग लग गई थी। इसके साथ ही एक बाघिन की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद शुक्रवार शाम वन मंत्री बांधवगढ़ पहुंचे। हॉट एयर बैलून से बांधवगढ़ का निरीक्षण करने पहुंचे वन मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश के वनों को आग से बचाने के लिए प्रदेश में अत्याधुनिक मशीनों उपकरणों की खरीदी का प्रस्ताव राज्य सरकार को जल्द भेजा जाएगा। वन मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि बांधवगढ़ में क्षमता से अधिक बाघ मौजूद हैं, इसलिए यहां के बाघों को दूसरे जंगलों में शिफ्ट करने की कार्य योजना बनाई जाएगी। पानी भर करके पानी से ही अभिजात से हम आगे भी जा सकते हैं, और भी जो आधुनिक उपकरण हैं उनसे हम कैसा कर सकते हैं, ये सारी चीजों पर विस्तार से चर्चा भोपाल में करेंगे। अभी इतनी बड़ी मात्रा में क्यों लगी, कैसे लगी, इसकी जांच उपरांत हम लोग सभी, आज ही मैंने समाचार पढ़ा है, उसकी भी जांच करेंगे। यहाँ पे टाइगर ज्यादा हो गए हैं और निकट भविष्य में यहाँ से टाइगरों को हम दूसरे पार्कों में शिफ्ट करने की योजना।
विदिशा से सरकारी योजना के तहत तालाब खुदवाने के लिए रिश्वत के लेन देन का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि ये वीडियो रिश्वत देने वाले किसान ने बनाया, जबकि वीडियो में दिख रहा शख्स पंचायत सचिव अमान खान है। वीडियो में पंचायत सचिव कहता हुआ सुनाई दे रहा है, अपने लिए रिश्वत नहीं ले रहा हूं, बल्कि इसमें से जनपद पंचायत सीईओ 15,000, एपीओ के 1,000, इंजीनियर 2,000, जबकि ईई और एई 1,000 रुपए लेंगे। यह वीडियो सिरोंज के सौरभ साहू ने बनाया है। आरोप है खेत में सरकारी योजना के तहत 3 लाख रुपए में खुदने वाले तालाब के लिए उससे पंचायत सचिव और रोजगार सहायक ने 30,000 की मांग की थी, जिनमें से वो 15,000 रुपए पहले ही दे चुका है। हालांकि जी मीडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।